गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। आइए सभी बच्चे, ठीक है। कल तक जो भी पढ़ाया था सभी को समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आज इसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम सभी? माइटोकॉन्ड्रिया से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। चलिए, और आप लोग को मैंने बताया था कि सभी बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। जो भी बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहेगा उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, ठीक है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब क्लास जो शुरू होगी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर डालते हैं और वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम सभी देखें तो इसे हम सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर? सूत्र कणिकाएं के नाम से हम सभी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारी ये सूत्र कणिकाएं होती हैं, जो भी यहाँ पर ठीक है बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई, रुक गए हैं, 5 मिनट रुक जाइए मैम। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 30 सेकेंड्स रुक जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। हम्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र कणिकाओं के बारे में। और जो सूत्र कणिकाएं हमारी होती हैं वह किस तरह से होती हैं, चलो इसी को हम सभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी बात करेंगे कि भाई अगर आप किसी भी सेल को देखते हो तो सेल के अंदर आपको कुछ इस तरह से ओवल शेप की कुछ संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती, इस तरह से। और इसी को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कहा जाता है। पहले ध्यान से यहाँ पर सुन लो, फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी की बातें हम सभी करेंगे, ठीक है। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह उनका काम क्या होता है, वो इतनी ज्यादा फेमस यहाँ पर क्यों होती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि जैसे इनके साइजेस के बारे में हम बात करते हैं, ये सब बात करते हैं कि 0.5 से लेके 10 माइक्रोन तक माइक्रो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये होता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप सभी यहाँ पर फोकस करो। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका काम यहाँ पर क्या होता है? तो आंसर करना है, इसका काम होता है सेलुलर रिस्पायरेशन करने का। क्या काम होता है इसका? सेलुलर रिस्पायरेशन करने का, जिसको हम सभी कहते हैं कोशिकीय श्वसन करने का यह कार्य करता है, ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन का क्या मतलब है कि भाई कोई भी यहाँ पर कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, उसी को हम सभी सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के नाम से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। आपको मैंने याद होगा कि कल की क्लास में भी आप लोगों को यह बताया था कि जो भी यह श्वसन होता है इसको हम सभी कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। कौन सा रिस्पायरेशन हो रहा है? एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन हो रहा है। अब वायवीय श्वसन का क्या मतलब है कि भाई जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अगर हो रहा है, रिस्पायरेशन अगर हो रहा है, तो उसी को हम सभी क्या कहेंगे यहाँ पर? एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन के नाम से हम इसे जानेंगे। जब वायवीय श्वसन यहाँ पर होता है बच्चों, तो इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो एटीपी है, ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आंसर करना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर क्या करना है यहाँ पर? आंसर करना एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी एटीपी के बारे में, जहां से और भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब कभी भी हम लोग एटीपी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो जो एटीपी होता है ना, इसको हम सभी कहते हैं एनर्जी करेंसी। किस नाम से यह फेमस है? एनर्जी करेंसी के नाम से भी यह फेमस है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। क्या कहेंगे हम इसे यहाँ पे? ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी यह काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी हम लोग किसी भी सेल को यहाँ पर देखते हैं, तो जो भी सेल हमारा होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सामान्य तौर पर अगर आप देखो तो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 3, 4, 5, 7 ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो है किसी भी कोशिका के अंदर श्वसन करना, यानी रिस्पायरेशन करना। तो जब कोशिका के अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो उसे हम सभी क्या कहेंगे? सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे, यानी कि कोशिकीय श्वसन हम कहेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसे वायवीय श्वसन हम इसे यहाँ पर कहेंगे, है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और जब कभी भी श्वसन यहाँ पर होता है, उसके बाद यहाँ पर बनते हैं एटीपी। क्या बनते हैं? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर करना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी एटीपी हमारा होगा उसी को हम सभी क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। तो आप चाहे सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सबके लिए क्या जरूरी होगा? एटीपी हमेशा यहाँ पर जरूरी होता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी मुद्रा या ऊर्जा मुद्रा के रूप से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया? क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, डन यहाँ तक? चलो, अब जब ये ऊर्जा यहाँ पर बना रहा है, जब ये इतनी एनर्जी यहाँ पर बना रहा है, तो हम क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल? कह सकते हैं क्या? क्या हम इसे कह सकते हैं कोशिका का ऊर्जा घर? क्या हम इसे बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो विद्युत घर कह सकते हैं, ऊर्जा घर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी को हम सभी क्या कहेंगे? यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल यहाँ पर कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर भी यहाँ पर हम इसे कहते हैं। क्लियर हो गया? मैम एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करते हो तो यह कोशिका के अंदर पाया जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिकीय रिस्पायरेशन करता है, मतलब कोशिकीय श्वसन करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर करता है। ठीक है, पुष्पेंद्र नाम का एक लड़का है, वो बहुत जल्दी ब्लॉक होने वाला है, पुष्पेंद्र यादव जिसका नाम है। अब आप देख लो कि आप में से कौन है पुष्पेंद्र यादव, क्योंकि आप रेड कलर में हो गए हो। अब आप 1-2 कमेंट और करोगे फिर आप हो जाओगे ब्लॉक हमेशा के लिए, फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, बाकी बच्चे पढ़िए। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन यहाँ पर करता है। फिर मैंने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, इसी वजह से हम कहेंगे कि यह एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पर कर रहा है, वायवीय श्वसन यहाँ पे कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी यहाँ पर यह देखोगे कि एटीपी बनता है। एटीपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो एटीपी होता है उसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसको हम एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है वो ऊर्जा बना रहा है, एनर्जी यहाँ पर बना रहा है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर यहाँ पर इसे कहा जाता है। डन बच्चों, क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया होगा यहाँ तक? चलिए, ओके, क्लियर है? चलो, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। एक बच्चा बड़ा परेशान है कि ब्लैक कलर कर दीजिए बोर्ड। ठीक है भाई, ओके, अब खुश रहो। अब नॉर्मली तौर पर अगर आप देखो, नॉर्मली
अगर हम देखते हैं, सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो किसी भी सेल के अंदर आप देखोगे कि 3 से लेके 7 तक माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने के लिए मिलता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ कुछ इस तरह की भी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देता। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा यहाँ पर सेल है जहां पर यह अनुपस्थित होता है, जहां पर यह अनुपस्थित होता है। ऐसा कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर हो सकती हैं। सबसे पहले हम सभी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि पहली हो सकती है यहाँ पे आरबीसी। क्या हो सकती है यहाँ पर? आरबीसी। अब आरबीसी क्या है? जिसको हम सभी कहते हैं रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स, कार्पियोस्कल्स, और हिंदी में इसे कहा जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो अगर आप लाल रक्त कणिकाओं को देखते हो तो आप सभी को ये बात पहले भी पता होगी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं बच्चों, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और साथ में यह भी आपको ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बहुत सारे, अगर मैं ये कहूं कि क्या ऐसे कोई सेल है जिसमें बहुत सारी संख्या में, ठीक है, यानी मोस्ट एब्यूडेंट, तो चलो बहुत सारे लिख लो, इन द ग्रेटर नंबर, ठीक है, बहुत सारे। कोई कोई कोशिका ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्पर्म के बारे में, यानी शुक्राणु के बारे में, तो शुक्राणु के अंदर आप देखोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कई हजार की संख्या में होता है। क्या होता है? कई हजार की संख्या में यह होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बात करते हो यहाँ पे मसल सेल के बारे में, मसल सेल्स के बारे में, यानी मांसपेशियों के बारे में, तो मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, मांसपेशियों की कोशिका जो होती है उसकी अगर आप बात करते हैं तो उन मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी आप देखेंगे कि कई संख्या में आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मली अगर आप देखते हो तो किसी भी एक सेल के अंदर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं की अगर आप बात करते हो तो इनमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देता। पर कुछ इस तरह की भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें कई 100 की संख्या में या 1000 की संख्या में भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हो सकता है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है वो है स्पर्म, यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होता है वो बड़ा ही गतिमान होता है, बहुत ही तेजी से भागता हुआ, एनर्जेटिकली भागता हुआ दिखाई देता है, बहता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देता है। तो इसी वजह से शुक्राणु में आप देखोगे कि कई 100 की संख्या में, या कह सकते हो कई हजारों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर यह बात बताई हुई है डीएनए के बारे में, कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? केंद्रक में पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि जब हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार केंद्रक के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें खुद का डीएनए दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से क्या देखोगे कि भाई ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर तो आपको डीएनए दिख ही रहा है, लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर हम न्यूक्लियस को देखते हैं, यानी केंद्रक को देखते हैं, तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित आकृति का होता है। आप सभी को पता है ये वाली बात?
पता है ना कि जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित आकृति का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है बच्चों, वह कैसा होता है, गोल गोल होता है, यानी सर्कुलर होता है। कैसा होता है, गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होगा, गोलाकार आकृति का होता है। तो केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वह कैसा होता है, लीनियर होता है, या फिर कह सकते हो लंबवत होता है, डबल हेलिकल द्विकुंडलित आकृति का होता है और ऐसे सीधा सा दिखता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की अगर आप बात करते हैं तो यह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि यह गोलाकार होता है, ठीक है, गोल गोल यहाँ पर होगा। और इसको हम सभी कहते हैं mtDNA। किस नाम से जानते हैं इसको हम सभी यहाँ पर, mtDNA के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। और इसी को क्या कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसी को क्या कहा जाएगा यहाँ पर बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर बोला कि एटीपी कहाँ पर रहता है। बच्चे एटीपी जो रहता है वो कहीं पर नहीं रहता। एटीपी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो एटीपी एक ऐसा अणु होता है जो एनर्जी जनरेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो डीएनए होता है वह केंद्रक में पाया जाएगा, पर कभी कभी आप सभी यह देखेंगे कि केंद्रक के अलावा भी डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डीएनए को देख रहे हो जो कि केंद्रक में उपस्थित है, वह आपको कैसा दिखाई देगा, डबल हेलिकल द्विकुंडलित आकृति का दिखाई देगा और सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के बारे में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है। डन बच्चों, यहां तक समझ आ गया है। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। बच्चों जब कभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है यह एक ऐसा कोशिकांग होता है, यह एक ऐसा यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर होता है, ठीक है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर होता है जो क्या काम करेगा यहाँ पर। बच्चों मैं ना सच बता रही हूँ कि जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, बेटे ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आज 6th या 7th डे है, अब तो सुधर जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर या तो खान सर ही पढ़ा लेंगे या फिर कोई और टीचर पढ़ाएगा, भाई मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी। इस तरह से तो भाई बैच नहीं चलता, जिस तरह की हरकतें यहाँ पे चल रही हैं। देख लो, तुम डिसाइड कर लो। जिनको पढ़ना होगा उनको अलग से एंट्री पास बनवा करके वहां पे पढ़ाई करवाना शुरू कर दूंगी, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेल, अगर पूछा जाता है कि प्रथम उद्भिद कोशिकांग कौन सा है, यानी जब कभी भी कोई भी सेल यहाँ पर बनती है तो सेल के अंदर सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन सा होता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे तो भी आंसर आपको क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर करना है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां तक समझ आया। चलो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जो भी मैंने आपको बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिकीय श्वसन करता है, वायवीय श्वसन करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना कि इसी को हम सभी ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एनर्जी बनाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नॉर्मली तरह से अगर आप देखो तो किसी भी कोशिका के अंदर लगभग 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, तो उसके अंदर आपको कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देता है।
पर कुछ ऐसी भी यहाँ पर कोशिका होती हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में, कई सौ की संख्या में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, जैसे कि शुक्राणु, या फिर आप कह सकते हो कि जो मांसपेशियां होती हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। फिर मैंने आपको समझाया कि जब हम यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, पर मैंने आपको पहले भी बताया है इसके अलावा जो डीएनए है वह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो जो भी हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर जो डीएनए दिखाई देता है वह कैसा दिखाई देता है, गोलाकार आकृति का दिखाई देता है, जबकि केंद्रक के अंदर जो भी डीएनए दिखाई देगा वह लंबवत दिखाई देगा या फिर सर्कुल मतलब द्विकुंडलित आकृति का दिखाई देगा और लंबवत यानी सीधा सीधा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि यह सर्कुलर गोलाकार आकृति का दिखाई देता है। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर आपसे कभी इस तरह से प्रश्न पूछे कि किसी भी सेल के अंदर, खासतौर से यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो उसके अंदर जो प्रथम उद्भिद कोशिकांग है, जो सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड है, वह कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। अब चलो थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, है ना, इस तरह से भी तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह की थी अल्बर्ट वॉन कोलिकर नाम के साइंटिस्ट। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो आप सिर्फ कोलिकर नाम भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। कब की थी इन्होंने खोज, 1857 में की थी, पर ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपसे यह पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर की थी। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सबसे पहले नाम रखा गया था बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा गया था, बायोब्लास्ट। और ये जो बायोब्लास्ट नाम रखा था वह किसने रखा था, रिचर्ड अल्टमैन ने रखा था। किसने रखा था यहाँ पर, रिचर्ड अल्टमैन ने यहाँ पर यह नाम रखा था। ठीक है, तो कई बार ना आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से बायोब्लास्ट कौन सा है, घुमा के प्रश्न पूछ देगा। तो आंसर करना कि हमें पता है कि बायोब्लास्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं और यह नाम किसने रखा था, अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। फिर काफी लंबा समय बीत गया, काफी लंबा समय बीतने के बाद, जैसे बायोब्लास्ट सब ऐसे ही पढ़ रहे थे, फिर काफी लंबा समय बीत गया, फिर यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कार्ल बेंडा। क्या नाम था यहाँ पर, बेंडा। और फिर बेंडा ने यहाँ पर इसका नाम बदल करके क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम यहाँ पर रखा। ठीक है, तो क्या आपको ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलिकर ने। बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने। ठीक है, तो यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। ठीक है वैभव, ओके चलो ठीक है, समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। मैम मैं इसे कॉपी में लिखना चाहती हूँ। बेटा आप लिख सकते हो, ठीक है लिख सकते हो, लेकिन मैं देखो यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बाद में भी लिख लो, क्योंकि ना क्या है कि अगर आपको बहुत ज्यादा समय मैं दूंगी, जैसे आपकी क्लास को लगभग 25 डेज हो गया है ना, मतलब सॉरी 25 स्टार्ट हुए 25 मिनट्स यहाँ पर हो गए, तो 25 मिनट्स में हमारा इतना छोटा सा ही टॉपिक हुआ, तो यहाँ पे हमें जरूरी है कि थोड़ी सी हम स्पीड को यहाँ पर बढ़ाएं। मैम पादप कोशिका में डीएनए होता है, हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ पे जब मैं कोशिका बोलूं तो इसका मतलब सब तरह की कोशिका, सभी तरह की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बेटा बाद में पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ो। ओके ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया यहाँ पर, तो आंसर करना, ये हो गया अब माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, यानी केंद्रक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, केंद्रक के बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। ये इसका पूरा का पूरा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना कल से, मतलब जो कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं
परसों या कल से वो पूरा A4 साइज में मैं आपको प्रॉपर लिख के दूंगी, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिख के दूंगी, उसका A4 साइज दूंगी, जैसे पुस्तक लिखी रहती है ना, नोट्स लिखे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो रहेगा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो बच्चे नोट्स मांगते हैं उनके लिए बता रही हूँ। चलो अब पढ़ाई पे फोकस करो अगेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी केंद्रक के बारे में। अब भाई केंद्रक क्या है, चलो इसे भी समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी जो केंद्र में रहता हो और सब चीजों को कंट्रोल कर रहा हो, कंट्रोलर हो, है ना, तो वही क्या हो गया यहाँ पर, केंद्र, केंद्रक। तो जैसे हमारे पास है यहाँ पर एनिमल सेल, यहाँ पे हमारे पास एक जंतु कोशिका, और दूसरी तरफ हम बनाएंगे यहाँ पर प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका, ठीक है। हमने यहाँ पे दो कोशिका ले ली, ठीक, एक है एनिमल सेल, दूसरी है प्लांट सेल, एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। अब यहाँ पर आएंगे जंतु कोशिका के पास। जंतु कोशिका के बीच में हम सभी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, बीच में हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यानी केंद्रक दिखाई दे रहा है। और कहां पर दिखाई दे रहा है, सेंटर में दिखाई दे रहा है, केंद्र में हमें दिखाई दे रहा है। अच्छे से दिख रहा है कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वह बिल्कुल कोशिका के बीचों बीच होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। जब हम प्लांट सेल को देखते हैं ना, तो प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, कि जो केंद्रक होता है वह पेरिफेरल, यानी किनारे की तरफ होता है। तो केंद्रक कहां पर है, यहाँ पर किनारे की ओर है, कहां पर, किनारे की ओर है, पेरिफेरल है, किनारे की तरफ है, साइड, ठीक। तो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वह किनारे की ओर है और जंतु कोशिका में बीच की ओर है, और ऐसा क्यों है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो आंसर करना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जो पादप कोशिका होती हैं उनके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, जिसे हम रसधानी या रिक्तिका के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे क्या कह देते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं, जो कुछ खाली जगह होती है, बबल की तरह, जैसे बबल होता है ना वैसे ही होता है, बुलबुले की तरह रिक्तिकाएं। तो ये काफी जगह यहाँ पे घेर लेती है, और इसी वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है वो साइड हट जाता है और साइड की ओर हो जाता है। तो जंतु जगत और पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेन अंतर यहाँ पर यह आता है इनके न्यूक्लियस का, कि जंतु कोशिका में जो न्यूक्लियस होगा वह कहाँ पर पाया जाएगा, केंद्र में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वह किनारे की ओर पाया जाता है। यहाँ तक सभी को बात समझ आई? यस और नो में आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, समझ आया सभी को यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपने किसी भी सेल को यहाँ पर देखते हैं, जब किसी भी कोशिका को यहाँ पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस होता है वह एक कंट्रोलर की तरह काम करता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि यह एक कह सकते हो कि एक केंद्र बिंदु की तरह यह यहाँ पर काम करता है, कि सभी तरह जो भी यहाँ पर अंदर कोशिका के अंदर जो कुछ भी होगा ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, केंद्रक ही यहाँ पर करता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब हम केंद्रक को देखते हैं तो सामान्यतः अगर आप देखो, सामान्यतः यानी नॉर्मली अगर आप देखो तो आप क्या देखोगे कि एक सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस दिखाई देगा। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि नॉर्मल बात है ना। लेकिन कई बार बोलता है कि कुछ कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसा भी बोला जाता है कि भाई कुछ ऐसी होती है जहां पर आप देखेंगे अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की अनुपस्थिति भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है।
और वह क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हो जाता है रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो बच्चों हम यहाँ पर जब किसी भी वयस्क यानी कि मैच्योर लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर आप सभी देखोगे कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम सभी? प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के अंदर भी आप सभी देखोगे कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ओके चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केंद्रक भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे केंद्रक भी हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं, एब्यूडेंट आप कह सकते हो या फिर ग्रेटर इन नंबर आप कह सकते हो, कि बहुत सारे केंद्रक भी कई बार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें? ओके तो यहाँ पर हम सभी क्या देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर देखा कि भाई प्लेटलेट्स क्या है, अच्छा एक बच्चे ने पूछा प्लेटलेट्स क्या है। बच्चों जब हम अपने रक्त को देखते हैं ना तो हमारे रक्त के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं देखने के लिए मिलती हैं। एक होती है लाल रक्त कणिका, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जब आप लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स को देखते हो तो उनके अंदर केंद्रक नहीं दिखाई देता है। डन बच्चों, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे केंद्रक की अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई कुछ इस तरह के भी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे केंद्रक हमें दिखाई देते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कौन हो सकते हैं? तो लिखते हैं यहाँ पे, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये जो स्लाइम बोर्ड्स है यह क्या होती है, ये क्या होती है? तो आप लोगों को यहाँ पर यह आंसर करना है कि यह एक प्रकार का कवक होता है और इन कवक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये जो सभी कवक जो आपको दिखाई देते हैं ना तो सब में केंद्रक होते हैं, लेकिन उसी में एक प्रकार का कवक होता है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। और इस कवक की हर कोशिका के अंदर कई सारे मतलब 50-100 इस तरह से बहुत सारे केंद्रक हमें दिखाई देते हैं। पर एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यहाँ से आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हम किसी भी केंद्रक के बारे में बात कर रहे हैं तो सामान्यतः नॉर्मली एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम लाल रक्त कणिकाओं को देखते हैं, प्लेटलेट्स को हम सभी देखते हैं, तो इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि अगर हम स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करते हैं तो इसकी हर एक कोशिका के अंदर हमको बहुत सारे केंद्रक यानी बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है वह कैसे दिखाई देता है मैम। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इसकी इमेज दिखाइए, सब कुछ है, देखो आराम से सब कुछ है। देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेल देखा, सेल को हमने खोल दिया और ये बीच वाला भाग क्या है? केंद्रक। और जो केंद्रक होता है ना वो कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। पर इसको और भी अच्छे से हम सभी पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से हम सभी पढ़ेंगे। जब हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और जब हम इसकी संरचना को देखते हैं तो न्यूक्लियस को हम सभी 4 भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक रस, फिर आता है क्रोमेटिन धागे, फिर आता है यहाँ पे केंद्रिका जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन थ्रेड्स और साथ में न्यूक्लियोलस। तो जब हम यहाँ पे न्यूक्लियस को और अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियस के भी 4 भाग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। और वो कौन कौन से होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक रस,
क्रोमेटिन थ्रेड्स मतलब क्रोमेटिन धागे, और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। और इस तरीके से आप सभी देखोगे कि हमें इसके 4 भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, काफी बच्चे स्लाइम मोड पे ही रुक गए। बेटा यह एक प्रकार का कवक होता है, स्लाइम मोड एक तरह का कवक होता है, ठीक है। मैम क्या WBC में केंद्रक होगा? हाँ, WBC में केंद्रक होगा, ठीक है, WBC में केंद्रक होगा, RBC और प्लेटलेट्स में नहीं होता है, ठीक है। मैम फोटो दिखा दो ना प्लीज मैम। अब जब तुम इतने प्यार से बोलोगे तो मना तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। तुम सभी बच्चे ना बहुत बदमाश भी हो और कुछ बच्चे बहुत मासूम भी हो, क्या करें बताओ, तुम बच्चों का क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ। कहाँ चले गए मोल्ड्स? कुछ इस तरह से दिखते हैं बच्चों, ये लो, चलो ये बढ़िया दिख रहा है। जैसे फफूंदी वगैरह नहीं होती, कवक होते हैं, फफूंदी होती हैं, ऐसा। देखो अब मैम इतना डीप पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, इस तरह से हो जाता है बच्चों, ठीक है। ओके, पूरन कुमार, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? ठीक, तो जैसे फफूंदी नहीं होती बच्चों, फफूंदी, उसी तरीके से ही स्लाइम मोल्ड भी होता है। पर अगर आप बात करते हो तो जो ये सभी के सभी कवक होते हैं, ठीक है। हाँ ये तो मशरूम जैसा है, हाँ बिल्कुल मशरूम जैसा है, ठीक। चलो हो गया, देख लिया सभी ने, आंखों में चमक आ गई है मैम, चलो बहुत अच्छे, ठीक है ओके। तो आगे बढ़े। हाँ, तो हम सभी यहाँ पर बात कर रहे हैं संरचना के बारे में, न्यूक्लियस की संरचना के बारे में। तो जो संरचना जब हम यहाँ पर देखते हैं, जो भी यहाँ पर हम संरचना को देखते हैं उसकी, अरे पढ़े लो बच्चों अब, ठीक है। तो हमें 4 भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? 4 भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक रस, तीसरा होता है क्रोमेटिन धागे, और चौथा होता है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जब हम अपने केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक के चारों तरफ हमें एक आवरण दिखाई देता है, एक मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। हमने क्या देखा? एक सेल देखा, और सेल के अंदर हम न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आप सभी यहाँ पर क्या देखोगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ हमें एक आवरण दिखाई देता है, एक मेम्ब्रेन दिखाई देता है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक कला कहते हैं। तो जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैम न्यूक्लियर इन्वेलप, बेटा इसी को ही हम सभी न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। और इसमें थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, बीच बीच में कुछ खाली सी जगह होती है जहां से कुछ पदार्थ अंदर जा सके, कुछ पदार्थ बाहर निकल सके, उसी को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। पर इतना ज्यादा आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको क्या दिखाई देता है? एक मेम्ब्रेन, एक कला दिखाई देती है, और उसी को हम सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है समर, ओके ओके। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर इस केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक में ना कुछ रस भरा हुआ होता है, एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? एक रस भरा हुआ होता है, एक द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है, ठीक है। और इस रस और इस द्रव्य पदार्थ को हम सभी क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक रस कहते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मैम जी दिख नहीं रहा है बच्चों, इसमें कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको एक क्या दिख रही है? मेम्ब्रेन। उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला कह रहे हैं। इसके अंदर जो कुछ भी रस यहाँ पर भरा हुआ है, जो कुछ भी पदार्थ, तरल पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है, उसको हम सभी क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब रस, तो केंद्रक रस, केंद्रक में जो भी रस भरा है उसको हम कह रहे हैं केंद्रक रस। बात खत्म, ठीक है ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट।
जब हम यहाँ पर आगे और बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि केंद्रक के अंदर कुछ इस तरह से धागे जैसी संरचना भी दिखाई दे रही है, हल्की हल्की सी धागे जैसी संरचना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो धागे होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड्स, है ना। क्या दिखाई देता है? थ्रेड्स, उनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम केंद्रक को देखते हैं तो उसके अंदर थ्रेड की तरह, धागे की तरह जो संरचना दिखाई देती है उसे हम सभी कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे, इसको हम सभी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो क्रोमेटिन धागे हैं ना, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं बेटा, यही आगे जाकर के डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यही डीएनए बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं जिनको हम क्रोमेटिन धागे कह रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? डीएनए ही है। क्या है? डीएनए ही है। ठीक है मुकीम, ओके, डीएनए ही है। ठीक है, और डीएनए के साथ साथ यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? तो आंसर करना, हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन धागे बनाते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? तो आप सभी को यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें यहाँ पर क्रोमेटिन धागे दिखाई देते हैं। और ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यह क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर के क्रोमेटिन धागे का निर्माण करते हैं। बस यही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक के अंदर भी हमें एक और केंद्र बिंदु दिखाई देता है। हमें केंद्रक के अंदर भी एक और काला कलर का भाग दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो काले कलर का भाग होता है इसको हम सभी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि केंद्र में भी एक केंद्र जैसा, तो वो क्या कहलाएगा? केंद्रिका। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भी एक काला भाग दिख रहा है, उसी को हम सभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब ये क्यों इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? केंद्रिका यहाँ पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन पूछता है। आप सभी मैंने राइबोसोम के बारे में सुना है? राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, और वो भी एक तरह का कोशिकांग है, एक बहुत ही बढ़िया कोशिकांग है, एक बहुत ही बढ़िया सेल ऑर्गेनिल है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आप केंद्रिका को देखते हो, न्यूक्लियोलस को देखते हो, तो ये क्या करता है? तो लिख लो यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? राइबोसोम का निर्माण करने का काम यह करता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि कभी कभी ना ये जो न्यूक्लियोसोम होता है ये आरएनए भी बनाता है चुपके चुपके। क्या बना रहा है? चुपके चुपके। आरएनए भी यहाँ पर चुपके चुपके बना रहा है। और जब आरएनए बन रहा है, जब राइबोसोम बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोटीन भी बन रहा होगा। हाँ बिल्कुल बन रहा होगा। तो ये क्या करता है? प्रोटीन भी बनाने का काम करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है? कि राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, डन। तो देखो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है उसके 4 भाग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला, जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से ढक रहा है। दूसरे नंबर पर पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक रस, कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी रस यहाँ पर भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर कुछ धागों जैसे संरचना दिखती है जिसको हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है।
ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो केंद्रिका की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका पाई जाती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? पूरन आपका मेरे को ना बेटा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आप क्वेश्चन भेजो मेरे को एक बार। ठीक है, अब एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा है मृत कोशिका के अंदर भी क्या डीएनए पाया जाएगा मैम? अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है कि क्या मृत कोशिका के अंदर भी डीएनए पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने दिन बाद उसको देख रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि कोई कोशिका है लगभग 3 सप्ताह हो गया, लगभग ऑलमोस्ट, उसके बाद जो डीएनए होता है ना वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु यहाँ पर हुई है और तुरंत ही आप उसका डीएनए चेक करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जितना लंबा समय यहाँ पे बीतता चला जाएगा, अगर वो डिकम्पोजिशन होता चला जाएगा, अपघटन होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे करके डीएनए भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े बाल रह गए हैं, कुछ नाखून रह गए हैं, कुछ रस यहाँ पर रह गया है शरीर का, तो उस टाइम पर आप सभी देखोगे कि हाँ डीएनए हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया। ओके, मोहिनी ने पूछा है कि कैमिलो गोल्गी का क्या मतलब? बेटा अभी तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया है सभी को? मैम सीआईडी वाले स्कल का डीएनए फिर कैसे चेक कर लेते हैं? हाँ वही तो बता रही हूँ कि उसका कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट अगर चिपका हुआ है तो उससे हम सभी निकाल सकते हैं, डीएनए आराम से निकाल सकते हैं। पर जैसे ही 3 सप्ताह होता है ना बेटा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो सेल होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, तो डीएनए भी धीरे धीरे करके यहाँ पे खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात कर लें, थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है वह ये कि यह बताओ कि कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत अच्छे, रॉबर्ट हुक ने की थी, वेरी गुड। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की है, तब आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर क्या करना है? रॉबर्ट ब्राउन। यहीं पर ही मोस्टली लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने यहां पर की थी। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। लेकिन केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। तो ध्यान देना, कोशिका के अंदर सबसे पहले बनने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है। ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने यहां पर की थी। और जब हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर करना है कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो यहां से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ आया? बेटा राइबोसोम्स वगैरह भी सारी चीजें पढ़ाएंगे ना, एक एक करके चीजों को समझाएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मैम, हाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक करके होगा ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि भाई बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर करना कैरियोलॉजी कहा जाता है। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम कब खोज की थी? तो लिखा तो हुआ है 1831 में, 1831, पर एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ यह पूछेगा कि किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, डन, चलो बहुत अच्छे। और कुछ पूछना है? और कुछ चिट चैट करनी है तो बताओ।
मैं माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रेड पाया जाता है। बेटा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सूत्रकणिकाएं कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना कुछ कैसा दिखाई देता है, जैसे एक थ्रेड इस तरह से घुमा हुआ हो, इसीलिए उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। उसका धागों से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे धागे ऐसे फोल्ड करके रखे गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हमारे पास समय है, वैसे तो है नहीं, पर पढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, अब हम सभी बात करेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम किसी के बारे में बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, क्लास है अभी, कब है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। अब ये अंतःप्रदव्य जालिका क्या होता है, तो चलो इसको भी देखते हैं। अरे बच्चों क्या हो गया, अच्छा चलो तुम लोग से बात ही कर लें, क्या दिक्कत हो गई, शोभिता बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। मैम आज इतना ही रहने दीजिए, चलो ठीक है, ओके। शोभिता क्या हो गया, प्रोफेस क्या है, आशीष कह रहे हैं प्रोफेस क्या है। बेटा अभी रुक जाओ, पहले सेल तो पढ़ लो, फिर सेल डिवीजन में आना। मैं यहाँ पे ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चेक करना चाहते हैं कि मैडम को कितना आता है। ओके, केंद्रिका की खोज किसने की थी मैम, यह बता दीजिए। चलो, न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि मैम जो न्यूक्लियोलस है इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी। वैसे तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, पर बता देते हैं जब इतने प्यार से तुम लोग पूछ रहे हो। केंद्रिका की खोज की थी फेलिस फोंटाना ने। ये पूछेगा नहीं कभी भी जीवन में, पर लिख लो। ठीक है, चलिए। हाँ, आप लोग की मैथ्स की क्लास शायद स्टार्ट होने वाली है ना। ठीक है चलो, आज इतना ही रखते हैं फिर। ओके बेटा, क्रैप साइकिल अभी नहीं पढ़ेंगे। क्रैप साइकिल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, चलो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मैम, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि जब प्लाज्मा टूटता है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, चलो अब हो गया। तो आज इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, इसके आगे का पढ़ाऊंगी। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो और हंसते मुस्कुराते रहो, और बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली क्लास में आओ, समझ आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ पहले क्लास में आओ। ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया था, मत जाओ, अरे ओके टाइम हो गया। ठीक है चलो, ओके ठीक है, सभी को आंसर कर दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, अब कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।